दोस्तों, अमेरिका और ईरान के मबैन एक बार फिर से कशीदगी सामने आ रही है, जिसकी वजह से हर तरफ एक अलार्मिंग माहौल है। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका एक होकर ईरान के खिलाफ एक लंबे से अरसे से हर्षा सराई करने की कोशिश में है। यही नहीं बल्कि ईरान पर हमला करने की बातें करने में भी अमेरिका इसराइल के शाना बशाना खड़ा रहा, जो कि ईरान की सलामती के लिए भी खतरे की बात रही। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और ईरान के मबैन एटमी मुआहदे की डील पर अहम तरीन पेशरफ्त जारी है और मगरबी ममालिक समेत अमेरिका भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में नाकाम होता जा रहा है, जिसकी एक अहम तरीन वजह ही ईरान के जायज़ मुतालबात हैं। दोस्तों, ईरान एक इस्लामी मुल्क है जिसने हमेशा बातिल की आंखों में आंखें डालकर ललकारा और कभी ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जिससे उम्मत मुस्लिमा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के मबैन ऐसी कौन सी अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है और इसकी वजह क्या हो सकती है, इस बारे में बात करने से कबल आपको ये बताते चलते हैं कि अमेरिका और ईरान के मबैन इराक में बहुत बार कशीदगी सामने आ चुकी है और ये बराह रास्त ईरान की जानब से नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें हमेशा ईरान को ही निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रॉकेट दागे गए। हमले में 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि बगदाद के ग्रीन जोन पर 2 रॉकेट दागे गए, जिनमें से एक को फिजा में तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट अमरीकी सफारतखाने से 500 मीटर की दूरी पर गिरा। हमले में 2 गाड़ियां तबाह हो गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दोस्तों, इराकी ज़राए ने इस मुल्क में अमेरिका के दहशतगर्द फौजी काफिले पर हमला होने की खबर दी है। अल मसेरा की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द अमरीकी फौजियों के उस काफिले को बगदाद में हमले का निशाना बनाया गया, ताहम अभी तक इसकी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आईं और इस हमले की जिम्मेदारी भी अभी तक किसी फर्द या गिरोह ने कबूल नहीं की। इससे कबल समावा के करीब भी अमेरिका के दहशतगर्द फौजी कारवां पर हमला हुआ था। इराक में दहशतगर्द अमरीकी फौजी ठिकानों और फौजी काफिलों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और यह सिलसिला अब रोज का मामूल बन चुका है। काबिल जिक्र है कि इराक के बेशतर अवाम और सियासी तंजीमें अपने मुल्क से अमरीकियों के इनखला के ख्वाह हैं और इराक की पार्लियामेंट ने भी 5 जनवरी 2020 को इराक से अमरीकी फौजियों के इनखला के बारे में एक बिल की मंजूरी दी है। दोस्तों, मौसूल होने वाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी हुकूमत ने ईरान की हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस मलेशिया के बड़े पैमाने पर तोसी की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम में, जो 2017 के बाद से अपनी नौयत का पहला वाक़या है, इराक की हुकूमत ने मलेशियाओं के इतिहाद, जो अरबी में अल हदाद अल शबी के नाम से जाना जाता है, कि 30,000 नए अस्करियत पसंदों की तोसी का इजाज़त नामा दे दिया है। हुकूमत के करीबी एक आला ओहदेदार, जिसके सरबराही वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल खदीमी ने न्यू अरब मीडिया को बताया कि यह फैसला फतह अलायंस और स्टेट ऑफ लॉ इत्तेहाद के दबाव की वजह से हुआ। ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। इस इकदाम को इराक की मुतअद्दिद मलेशियाओं की ताकत में इजाफे के तौर पर देखा जाता है, जिन्हें ईरान के प्रॉक्सी समझा जाता है। इराक की सिविल मूवमेंट के एक रुकन अहमद हाकी ने अल अरबी अल जैद को बताया कि मलेशिया के जंगजू की तादाद में इजाफा PMF के जारी सियासी फ़ायदे को भी नुमाया करता है। इन्होंने कहा कि ये इकदाम इस बात की तस्दीक करता है कि इराक में सियासी सलामती और यहाँ तक के माली फैसले बेहतरीन दानश्वरी के साथ किए जा रहे हैं। दिफा को मजबूत बनाने की भरपूर तैयारी की जा रही है। फिलहाल PMF के 1,60,000 से ज़्यादा मेंबरान हैं और इसमें 83 धड़ों पर मुश्तमिल है और इनमें से कम 40 का बरह रास्त ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ग्राउंड फोर्सेस से ताल्लुक है। दोस्तों, हाल ही में ईरान अमेरिका के मबैन मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया और ईरान ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब रहा, लेकिन अभी इन मुज़ाकरात के कुछ और दौर भी मुनक्किद किए जाएंगे। साबिक अमरीकी हुकूमत और इसराइल के मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ जो इकदाम किए और जिस तरह ईरान में घुस कर जंगी कार्रवाइयाँ, इनको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अमरीका क्यों ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया है? इसराइल कैसे इस मुलाकात को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को मज़ीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? इससे कबल इराक की सरजमीन पर ईरान और इराक अमेरिका में होने वाली अहम तरीन डेवलपमेंट पर नजर डालेंगे।
تو دوستوں امریکہ نے حالیہ بدھ کے روز عراق کے ساتھ بات چیت کرنے سے قبل اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے لڑنے کے لیے تعینات تمام امریکی افواج کو واپس بھیجنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ البتہ امریکی فوج ابھی بھی عراق میں تربیت فراہم کریں گے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت پہلے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے بعد دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ عراقی فوج میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔ ورچوئل اسٹریٹجک ڈائلاگ کے بعد ایک مشترکہ بیان فریقین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اتحادی افواج کا مشن اب تربیت اور مشاورتی کاموں پر مرکوز ایک طرف تبدیل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب عراق میں کسی بھی فوج کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آئندہ تکنیکی مذاکرات میں اہم معاملات عمل میں لائے جائیں گے۔ امریکہ اور عراق کے مابین یہ بات چیت ایران سے منسلک شیعہ نیم فوجی دستوں کی طرف سے امریکی افواج پر راکٹ حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے شام میں لڑنے والے ایرانی جنگجوؤں کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر ایران نے بھی امریکی فوج پر تابڑتوڑ حملے کیے اور ایسی پیش رفت سامنے آئی۔ جو بائیڈن کو اس حکم نامے کے بعد تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں عراق اور افغانستان سے واپسی کا حکم دیا تھا، جس میں 15 جنوری تک ہر ملک میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 ہو گئی تھی۔ سابق صدر باراک اوباما، جن کے تحت بائیڈن نے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی، عراق سے تمام امریکی افواج کو ہٹا دیا تھا، لیکن دولت اسلامیہ کے عسکریت پسند گروہ کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے فوجیوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ امریکی اور دیگر بین الاقوامی قوتوں کی جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت کرنا اور اب ان کی مدد کر کے ان کے اسٹریٹجک شراکت داری کو کامیاب بنانا بھی مقصود تھا۔ اس عمل سے یہ بھی مقصود تھا کہ عراقی فوج کو اس قدر مضبوط بنایا جائے کہ داعش کو کبھی بھی عراق میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع نہ ملے۔ ایک بیان میں عراق نے امریکی زیر قیادت فورسز کے اڈوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، جن پر امریکہ نے بھی کہا تھا کہ وہ اڈے صرف اور صرف داعش کے خلاف جنگ میں عراق کی کوششوں کی حمایت میں ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما، جن کے تحت بائیڈن نے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی، عراق سے تمام امریکی افواج کو ہٹا دیا تھا، لیکن دولت اسلامیہ کے عسکریت پسند گروہ کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے فوجیوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ امریکی اور دیگر بین الاقوامی قوتوں کی جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت کرنا اور اب ان کی مدد کر کے ان کے اسٹریٹجک شراکت داری کو کامیاب بنانا بھی مقصود تھا۔ اس عمل سے یہ بھی مقصود تھا کہ عراقی فوج کو اس قدر مضبوط بنایا جائے کہ داعش کو کبھی بھی عراق میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع نہ ملے۔ ایک بیان میں عراق نے امریکی زیر قیادت فورسز کے اڈوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، جن پر امریکہ نے بھی کہا تھا کہ وہ اڈے صرف اور صرف داعش کے خلاف جنگ میں عراق کی کوششوں کی حمایت میں ہیں۔